अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौसम फकर मैं खुशामदीद। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अलामती तौर पर ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर आसिफ सईद खोसा साहब का भूत फिर रहा है और वो भूत अपनी मुकम्मल ताकत के साथ वहाँ पर नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो अदालत उज़्मा है उसमें तो इस तरह के मनाजर हैं कि जैसे होने निकल के गए हैं आसिफ सईद खोसा साहब। अमूमी तौर पर भूत जो हैं वो मरी हुई शख्सियत के होते हैं, वो तमाम लोगों के होते हैं जो दुनिया से गुजर चुके हों, लेकिन ज़िंदा शख्सियत जो है उसका भी अगर कोई भूत नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब ये है जनाब के वो जो नहीं कहते भूतिया वायरस इस वक्त ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद है बल्कि भूतिया वायरस के असरात भी बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और उसके लिए यानी ये असरात को दूर करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काजी को अदालत के अंदर ना सिर्फ अदालत लगाना पड़ेगी बल्कि उनको इस बात का अमली तौर पर सबूत देना पड़ेगा कि जनाब अदालत लगती कैसे है, अदालत को चलाया कैसे जाता है, इंसाफ के पैमाने क्या होते हैं और फिर इन इंसाफ के पैमानों पर अमल दरामद कैसे किया जाता है। मामला है जनाब जुडिशल कमीशन का, जो हुकूमत ने बना तो दिया लेकिन वो इस मामले को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे और जगह जगह इस मामले पर रुकावटें पैदा की जा रही हैं। और आज समात के दो अहम तरीन अकाद थे, यानी आसिफ सईद खोसा साहब का भूत जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया और दूसरा जनाब अटॉर्नी जनरल के तोते उड़ाना। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जनाब आसिफ सईद खोसा साहब किस तरीके से वहाँ पर जो उनकी ग़ुलाम गर्दिशें हैं वहाँ पर गर्दिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल के तोते कैसे उड़े। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और वो बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक़ है कोयटा से और उनका नाम है जनाब अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब को आज जो है कोयटा के आलमो चौक के अंदर उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया और वहाँ पर घात लगाए हुए मुलज़म मौजूद थे और उन्होंने फायरिंग कर दी जैसे ही उनको उनकी गाड़ी नज़र आई और अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की गाड़ी और फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। 15 गोलियाँ लगी हैं जनाब अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब से। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस खबर में ऐसी कौन सी खास बात है, वकील हों या आम आदमी हो, ये अमूमी तौर पर मौत के घाट उतरते रहते हैं। तो जनाब ये जो अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब हैं इनके कत्ल में जहाँ तक एक अफसोसनाक वाक़या है लेकिन जो इसके ताने बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। एक दरख्वास्त आपको याद होगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दायर की गई थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था या फाजल अदालत आलिया से दरख्वास्त की गई थी कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने के अहकामात सादर किए जाएँ। और फिर इस दरख्वास्त को काबिल समात करार भी दिया गया था और इसको समात के लिए फिक्स भी कर दिया गया था। और ये जो दरख्वास्त है ये किसी और ने नहीं बल्कि अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब ने दायर की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू इस सारी खबर का ये है कि कल यानी बरोज़ बुध इस अहम तरीन मुकदमे की समात होने जा रही थी और इस समात से ठीक एक दिन पहले अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब का कत्ल बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहा है और इसके जो ताने बाने हैं वो जोड़े जा रहे हैं इमरान खान साहब से। और फिर इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि क्या वजह है कि जहाँ जहाँ पर इमरान खान साहब मुश्किल में होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि इमरान खान के जो मुखालफीन हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिसाल तो ताज़ा तरीन मिसाल अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब की है, क्योंकि अगर ये दरख्वास्त की समात हो जाती और अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को ये बात बावर कराने में कामयाब हो जाते कि जनाब इमरान खान साहब ने वाक़अतन गद्दारी की है, आइन से इनहराफ किया है, तो फिर इमरान खान साहब को जो सज़ा मिलनी थी वो यकीनी तौर पर मौत की सज़ा थी। और अब चूँकि ये ऑर्डर आना था हाई कोर्ट की तरफ से और हाई कोर्ट के अहकामात के बाद जो है हुकूमत उसने खुसूसी अदालत बनानी थी, लिहाजा इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ का मौका नहीं मिलना था। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पहलू सामने आता है वो सेठ वक़ार साहब का आता है, जस्टिस सेठ वक़ार साहब का, जो मुशर्रफ साहब का जो है वो संगीन गद्दारी का केस ना सिर्फ सुन रहे थे बल्कि उन्होंने मुशर्रफ साहब के हवाले से जो सज़ा है उसका भी तयन कर दिया था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था अपने फैसले में कि मुशर्रफ को डी चौक के अंदर लटका देना चाहिए उस वक्त तक जब तक उनकी हड्डियों से गोश्त
तो उतर ना जाए, और इतनी संगीन किस्म का उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। लेकिन फिर उसके बाद सेठ वक़ार साहब अचानक और पुरअसरार हालात में उनकी मौत वाक़ हो गई। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक वक्त था जब इमरान खान बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में थे, और उस वक्त भी ये टेरियन जेड वाइट का केस बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रहा था, और उसको उस वक़्त जो हैं वो मौलाना समीउल हक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके आगे चल रहे थे, और फिर अचानक मौलाना समीउल हक का कत्ल हो जाता है। तो ये जो ताने बाने हैं ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो एस्पेक्ट है वो जाहिर कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर चूँकि इमरान खान साहब ये तमाम जो गेमिक्स है वो खेलते रहते हैं, और चूँकि ये जिक्र सोशल मीडिया पर चल रहा है, मेरी अपनी राय नहीं है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जनाब रिजवान साहब का इंतकाल हो जाए, वो जो डायरेक्टर थे FIA का, वो जनाब पुरअसरार मौत हो गई, मकसूद चपरासी पुरअसरार मौत हो गई। और ये जो जनाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हैं, इनकी तो जो आदत ही यही है कि वो अपने तमाम जो मुखालिफिन हैं उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो इमरान खान साहब जो नफ़रत को बो रहे हैं, उसी नफ़रत को उनको काटना पड़ा है। और फिर जब ये चीज़ें इस तरीके के सामने आती हैं कि जनाब कल ही इस मुकदमे की समाअत थी और आज उस मुकदमे का जो पिटिशनर है या जो वकील है वही मौत के घाट उतर जाए, तो फिर ये ज़रा एक संगीन मामला है। इसके ऊपर यकीनी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, ये भी अपनी मौयत का बिल्कुल ही एक नया एस्पेक्ट है और वो सामने आ रहा है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज, जैसे कैसे मैंने आपको बताया कि अटर्नी जनरल साहब को तो आज चढ़ जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल रिवर्स एक्शन हो गया। क्योंकि पिछली समाअत के ऊपर हुकूमत वक्त की तरफ से अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त दायर की थी, और उस दरख्वास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के 3 फाजिल जज साहबान के ऊपर एतराज़ किया था। और उसमें से चीफ साहब थे, यानी जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन 3 जज साहबान पर एतराज़ किया गया था। आज तो होना ये चाहिए था कि वो अपनी दरख्वास्त के ऊपर ना सिर्फ स्टैंड लेते बल्कि रोके जाने के बावजूद भी दलाइल देते, लेकिन चीफ साहब ने सिर्फ 2 सवाल पूछे और जनाब अटर्नी जनरल साहब की तो बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं फ्लैट होकर रह गए। उनके पास उनका जवाब नहीं था, और ख़ास तौर पर जब उनको बचाना पड़ा, सेव करना पड़ा जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को, तो फिर तो उनके चेहरे पर उड़ने वाली हवाइयाँ देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और मामला ये था कि जब ये गुफ्तगू का यानी समाअत का आगाज़ होता है तो अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब हुकूमत की जानिब से जो बेंच पर एतराज़ किया जाता था वो एतराज़ात को पढ़ कर सुना रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब का ये कहना था कि आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, इन नकात पर दलाइल दें। तो जिस पर अटर्नी जनरल ने कहा कि मैं पहले बेंच की तश्कील पर दलाइल दूंगा। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप उस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से 3 जज मुतनाज़े हैं, तो फिर आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि किस बुनियाद पर फ़र्ज़ कर लिया गया कि 3 जजेस जो हैं वो मुतनाज़े हैं। दूसरा और अहम इशू अदलिया की आज़ादी का है। मैं चाहूँगा कि आप दूसरे अहम इशू पर ज़्यादा फोकस करें। और उसके बाद जनाब अटर्नी जनरल साहब अपने इस जो एतराज़ था उसे ना सिर्फ पीछे हटे बल्कि उन्होंने जनाब अदालती कमीशन के TORs पढ़कर शुरू करना वो पढ़कर सुनाए, और फिर उन्होंने कहा जनाब लीक ऑडियोज़ में से एक चीफ जस्टिस की साथ से मुतल्लिक है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपका इस वक्त केस क्या है, ऑडियोज़ बादियो नज़र में दुरुस्त हैं। अटर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले के लिए तो तहकीकात करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब आप तहकीकात से पहले ही आपने तो मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। हुकूमत के एक वज़ीर राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर ना सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो ऑडियोज़ हैं ये इनको जारी भी किया। तो होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत ख़ुद वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ एक्शन लेती या वज़ीर दाखिला को जो है वो इस्तीफ़ा देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस बात को पूरी हुकूमत की बात यानी उनका मौक़िफ़ समझा जाए। अटर्नी जनरल साहब फ्लैट, यानी एक इशारा दिया गया जो 5 रुकनी बेंच है कि जनाब ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और उसके बाद ये इशारा दिया। उन्होंने एग्जैक्टली इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद जनाब कहानी उड़ के रह गई। और दिलचस्प बात यह है कि आज की समाअत में ज़्यादातर बात ये जो 3 जजेस हैं इन्हीं की तरफ से की गई। बाकी जो 2 जजेस थे उन्होंने इस गुफ्तगू के अंदर कतई तौर पर कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता
जो मैंने अब ये दूसरा नुक्ता आपके सामने उठाया था, यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की के भूत का, तो उसका भी उसकी वजह है क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल के अपने दलाइल कंप्लीट होते हैं तो फिर जनाब दरख्वास्त गुजार आबिद ज़ुबैरी साहब के जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, वो अपनी दलाइल का आगाज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि किसी भी जाली आदमी के ज़रिए जाली ऑडियोज़ बनवाना तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। क्योंकि अदालत ने कहा था इलेक्शन कराएं और हुकूमत इलेक्शन कराने से भाग रही है। अब चूँकि वो इलेक्शन कराने से राज़ी नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ऑडियोस लीक करके हुकूमत जो है अदलिया को दबाव में लाना चाहती है। अब इस सारे पहलू के अंदर जो इम्पोर्टेंट ज़िक्र किया गया वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़िक्र है वो किया गया। और चूँकि ये शुएब शाहीन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी साहब के वकील हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये वाला हिस्सा भी उसके अंदर शामिल किया और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का 5 अप्रैल 22 और 22 दिसंबर 21 ये जो दोनों अहकामात हैं इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब इस हुक्म में जो ये ऑर्डर पास किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें जो हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि शहरियों के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने के लिए किसी कानूनी फ्रेमवर्क की अदम मौजूदगी में ये कैसे रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और फिर उनकी सेहत के ऊपर भी एतराज़ किया गया। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब जिसकी ऑडियो रिकॉर्ड की जाए वो तो मजलूम आदमी है, वो तो उसकी तो प्राइवेसी मुतासर हुई है, उसको तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इस सारे सिचुएशन के ताने बाने जाके मिलते हैं अरशद मलिक साहब से। वो जज अरशद मलिक साहब जिन्होंने नवाज शरीफ का केस के अंदर जो उनकी वीडियो है वो लीक हुई थी और उस वीडियो के अंदर वो इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि जनाब मेरे तो बड़ा दबाव सी, मेरी एक वीडियो थी किसी के पास, किसी इदारे के पास, उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाकर मजबूर किया कि मैं नवाज शरीफ को जो है सज़ा दूँ। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इस इशू को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट भी किया। और फिर आसिफ सईद खोसा साहब उस वक़्त चीफ जज थे, यानी चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने फिर ऐसे वीडियो एविडेंसेस के लिए एक मुकम्मल एक लंबा चौड़ा एक ना उन्होंने उस नकात बताया कि जनाब ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो जो जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है उसको पता होना चाहिए कि जनाब उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फिर वो कैमरामैन जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि जनाब ये कैमरामैन है, इसके पास ये वाला कैमरा है, इसका नाम ये है और ये अदालत के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पाइंदा सो किन्ने वीडियो रिकॉर्ड करनी, किस तरीके से आगे चलेगा। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ही नकात को ज़ेर बहस लाया गया कि जनाब ये ऑडियो है, ये वीडियो है, ये कैसे आ गई, क्यों आ गई, इसको किसने रिकॉर्ड किया, किस मकसद के लिए रिकॉर्ड किया। जो असल मौजूद बहस था कि जनाब ये ऑडियो दुरुस्त है या गलत है, इसकी तरफ नहीं आई। अब आप मुझे खुद बताएं कि उमर अताब बंदयाल साहब को क्या अपनी सास की आवाज़ की पहचान नहीं है? होनी चाहिए। आबिद ज़ुबैरी साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनकी आवाज़ क्या है, और ख़ुद भी वो बैठे हुए थे। चीफ साहब चलो अपनी सास का जिक्र ना करें, उसी कमरे अदालत के अंदर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब बैठे थे, जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ गुफ्तगू की थी तारक रहीम साहब ने। तो वो उठाते बंदयाल साहब के, अब्दुल कयूम सिद्दीकी ज़रा रोस्ट्रम पे आओ। वो रोस्ट्रम पे आते थे, पूछते कि जनाब ये वाली आवाज़ तुम्हारी है, ये ऑडियो तुम्हारी है? वो कहता हाँ जी मेरी है, या वो कहते नहीं जी मेरी नहीं है। मामला क्लियर हो जाता। लेकिन चूंकि उसके बाद वो मामले ने सास तक पहुंचना था, उस मामले ने ट्रकों वाले अड्डे तक पहुंचना था, लिहाजा उसके रास्ते में इस तरीके से टेक्निकल बुनियादों पर खेला गया कि जनाब ये जज से पूछे बगैर, चीफ जस्टिस से पूछे बगैर आप ये कमीशन कैसे बना सकते हैं, चीफ जस्टिस के दायरा कार के अंदर मुदाखलत कैसे की जा सकती है, अदालत का चीफ एक ही होता है और उसके ऊपर जो है वो सारे की सारी जिम्मेदारी होती है। आप मन चाहे तरीके से चीफ को किस तरीके से हटा सकते हैं। अजीबो गरीब तरीके से इस मामले को लेके गया और उसके बाद जो असल मुद्दा था वो कहीं दब गया। फिर उस असल मुद्दे के दरमियान एक नया मोड़ आया और उस मोड़ के अंदर जनाब जो एक दरख्वास्त गुजारते हनीफ राही साहब वो आ गए, क्योंकि इन्होंने हनीफ राही साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है तौहीन अदालत की।
ठीक है जी। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है उन्होंने जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा जनाब के अदालत के फ़ैसले के बावजूद काजी साहब ने कमीशन के जो कार्रवाई है वो 1 घंटे तक चलाई, लिहाजा वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। और उन्होंने कहा जनाब मेरी दरख्वास्त तक नंबर ही नहीं लगा। तो चीफ़ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जनाब आपको ये काम है को करने वाला, लेकिन चीफ़ साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात होंगे, लिहाजा पहले वो एतराज़ात दूर करें फिर उसके ऊपर नंबर लगेगा। यानी उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, इन तीनों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए एक विंडो जो है वो खोल के रखी। दिलचस्प बात यह है कि इसी केस के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन का जो जवाब है वो भी सबमिट जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कराया था, लेकिन मजाल है कि जनाब ये जो है ये 5 रुकनी बेंच, इसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बनने वाले बेंच वो कमीशन की जो जवाब है उसको देखना या उसको रिकॉर्ड पर लाना भी मुनासिब समझाओ। अब इसका एक तरीक़ाकार ही रह जाता है कि ये जो समात आज मुलतवी किया उन्होंने, इसके अगली समात के ऊपर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो पेश हो जाएं और आगे कहें जनाब तुसी सारियां गल्लां ते सुन ली हैं, मेरी तो सुन लो, और फिर वो ये बताएं कि जनाब अदालत के अंदर अदालत कैसे लगती है, क्योंकि यही वो टाइम होगा जब अदालत के अंदर अदालत लगेगी, फिर इनको पता चलेगा जनाब अदालत होती कैसे है, अदालत चलती कैसे है और मुनसफ इंसाफ कैसे करते हैं। अलबत्ता जो आज की दरख्वास्त का एंड पॉइंट है वो जो है समात उसके लिए मुकम्मल उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने कर ली है, और उसके बाद उनका ये मानना है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो दरख्वास्तें दी गई थी वो मुकम्मल हो गई हैं और बेंच की तब्दीली के हवाले से हुकूमती दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि जनाब अगली समात पर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो जवाब दायर किया गया है उसको कैसे देखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही असल सूरत हाल सामने आएगी। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।